राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नए चैप्टर उत्पादन तथा लागत के बारे में, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर में ये जानना ज़रूरी है, जैसा कि नाम से क्लियर है, उत्पादन तथा लागत। तो उत्पादन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्पादन क्या है। उत्पादन, ठीक है। तो जैसा कि आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं ये आपस में परस्पर मिलते हैं तो उत्पादन कार्य संपन्न होता है। तो हमारे उत्पत्ति के साधन कौन कौन से हैं, जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं क्या क्या हैं। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, है ना, संगठन, साहस, ये सब जब आपस में मिलते हैं तो अंततः उत्पादन संपन्न हो पाता है। ठीक है, उत्पादन का तात्पर्य शाब्दिक रूप में अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देना, है ना, या कोई नया प्रोडक्ट बनाना, कच्चे माल का इस्तेमाल करके किसी नए प्रोडक्ट या नई वस्तु को बनाना उत्पादन कहलाता है। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो हम कह सकते हैं कि हम प्रकृति में ना तो किसी पदार्थ को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उत्पादन क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु में कोई उपयोगिता, है ना, उसमें यूटिलिटी का सृजन कर दें या उसकी उपयोगिता को बढ़ा दें तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का उत्पादन हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप उस लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करके अगर कोई कारपेंटर या बढ़ई उसको काट के, तराश के अगर उससे कोई टेबल बना देता है या चेयर बना देता है तो मानना जाता है कि उसने क्या किया, उस लकड़ी के टुकड़े में क्या किया, उसने उपयोगिता का सृजन कर लिया, वो हमारे लिए उपयोगी बना दिया। तब उस चेयर का उत्पादन हुआ और फिर उस चेयर को हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदते हैं। तो इस तरीके से उत्पादन का तात्पर्य है कि जब उत्पत्ति के विभिन्न साधन परस्पर मिलकर किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करते हैं या निर्माण करते हैं तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन के कॉन्सेप्ट को और आगे अच्छे तरीके से समझने के लिए या इसमें हम आगे बढ़ने के लिए हमें तीन कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सबसे पहला, कुल उत्पादन, या फिर टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्ट। और तीसरी जो अवधारणा है वह है औसत उत्पाद, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में टीपी कह सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को एमपी और औसत उत्पाद को एपी। अब ये तीनों धारणाएं क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल उत्पादन की। तो कुल उत्पादन क्या होता है? जब हम उत्पादन कर रहे हैं या उत्पादन की जो प्रक्रिया है उस दौरान जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उनका इस्तेमाल करके जितना उत्पादन हो रहा है टोटल, उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। मतलब उस उत्पादन प्रक्रिया के दौरान टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ उसे हम कुल उत्पादन या फिर टीपी या टोटल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसको कैसे हम पता लगाएंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा या सूत्र क्या होगा, उसको देखते हैं। टीपी को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी, यानी कि यदि हम सीमांत उत्पादन को जोड़ते जाएं, ऐड करते जाएं तो टोटल उत्पादन निकल कर आ जाएगा। सीमांत उत्पादन क्या होता है?
जैसे नाम से क्लियर है, सीमांत, हर अगली इकाई का इस्तेमाल करके हमारे टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आ रहा है ना, जो वृद्धि हो रही है, उसे हम सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? ये प्रोडक्शन पर यूनिट है, मतलब एक जब आप उत्पादन करते हैं तो इनपुट्स और आउटपुट्स, दो चीज़ों की बात हम करते हैं। इनपुट्स मतलब उत्पादन करने में जितने भी उत्पत्ति के साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम मान लीजिए लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक इकाई लेबर की लग रही थी तो कितना उत्पादन हो रहा था। अभी मान लीजिए हमने एक लेबर की इकाई बढ़ा दी, एक की जगह 2 लेबर लगाए, तो नेचुरली हमारे प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा। फिर दूसरे लेबर को लगाने से कितना बढ़ा वो पता चलेगा मार्जिनल प्रोडक्ट से, ठीक है। अब यही मार्जिनल प्रोडक्ट को यदि हम जोड़ते जाएं, उसका योग लेते जाएं, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आएगा। इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से एक टेबल हम फॉर्म करते हैं। अच्छा, जब भी हम उत्पादन करते हैं उसमें 2 तरह के साधन होते हैं, कुछ फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल, ठीक है। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं, जैसे कि मशीनरी है ना, या प्लांट, जहाँ पर हमने कोई उत्पादन कार्य शुरू किया है, तो वहाँ पे अगर हमने कोई मशीन लगाई है तो चाहे हम उससे एक लेबर को लगा के काम करें तो भी मशीन वही एक रहेगी, और 2 लेबर लगाते हैं तो भी मशीन मान लीजिए एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरह के साधन हो सकते हैं हमारे, फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो फिक्स्ड रिसोर्स है वो, और इधर वेरिएबल रिसोर्स हो गया, ठीक है। वेरिएबल रिसोर्स है मान लीजिए लेबर, ठीक है। ये क्या है हमारा लेबर, एल से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तो फिक्स एसेट तो आपकी 1 1 1 सब में 1 ही रहेगी, लेकिन वेरिएबल जैसे एक लेबर, फिर एक इकाई बढ़ा दी, 2 लेबर हो गए, फिर एक और इकाई बढ़ा दी, मान लीजिए 3 4 5 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर टीपी की बात करेंगे, टोटल प्रोडक्ट। तो जब हमने एक लेबर लगाया था तो मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 10 यूनिट के बराबर। जब हमने 2 लेबर लगाए तो प्रोडक्शन नेचुरली थोड़ा इंक्रीज हुआ और वो बढ़कर 18 यूनिट के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि हमने फिर एक और लेबर यूनिट को बढ़ाया, यानी कि 3 किया, तो अब हमारा मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन 24 हो जाता है। अगले फिर हम बढ़ा रहे हैं अगर, तो फिर ये 28, और फिर बढ़ाया तो 30, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर इसी के थ्रू मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? TPN माइनस TPN माइनस 1, या फिर MP का एक और तरीका है डेल्टा TP बाय डेल्टा L, ठीक है। ये भी एक तरीका है निकालने का। तो पहला वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, TPN माइनस TPN माइनस 1। मान लीजिए TP में जो चेंज आ रहा है ना, या डेल्टा TP का मतलब क्या हुआ? डेल्टा का मतलब होता है चेंज आना, है ना। तो जो चेंज आ रहा है उसको हम दर्शाएंगे। जैसे पहली एक लेबर जब हमने लगाया तो 10 यूनिट्स के बराबर प्रोडक्शन हो रहा है। जब हमने सेकंड लेबर मतलब 1 यूनिट और बढ़ाई लेबर की, एक की जगह 2 लेबर लगाए तो प्रोडक्शन भी बढ़कर 18 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो टीपी की मात्रा है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है 18, उसमें से पहला जस्ट उससे ऊपर वाला जो है उसको माइनस करेंगे। तो आपका कितना होता है? 18 माइनस 10 इज 8। तो कितना आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ आपका? 8 यूनिट्स। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक लेबर और हमने बढ़ा दिया, अब 3 लेबर हैं, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है? 24। 24 में से अब हम 18 को माइनस करेंगे तो आपका कितना चेंज आ रहा है, ये हमारा MP शो करेगा। तो 6 यूनिट। फिर उसके बाद एक और लेबर बढ़ रहा है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ के 28 यूनिट्स हुआ है। 28 में से फिर 24 को माइनस करेंगे या चेंज देखेंगे तो ये कितना हुआ आपका? 4 यूनिट्स। उसके बाद 30 माइनस 28 2 यूनिट्स। मान लीजिए इसके बाद छठी यूनिट जो हमने लगाई है,
इसमें भी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, 30 ही है, ठीक है। जितना प्रोडक्शन पहले था उतना ही है, तो जो हमारा एमपी है वो कितना हो गया है, 0 हो गया। अगर इसके बाद अगर हम लेबर की मात्रा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टीपी तो हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब टीपी हमारा घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि एमपी की जो दर है वो नेगेटिव हो जाएगी, 0 के बाद में वो दर नेगेटिव चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे इनपुट्स को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमें जो आउटपुट है वो घटती हुई दर से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक नियम लागू होता है, जो हम उत्पादन फलन जब पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, तो हम आगे आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी आप इतना समझिए कि जैसे जैसे हम इनपुट्स को बढ़ाते हैं तो आउटपुट ज़रूर बढ़ता है, लेकिन उसके बढ़ने की दर धीरे धीरे घटने लगती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है हमारा वो 0 हो जाता है और उसके बाद में वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का आपका ये दोनों तरीके से हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तीसरा हमारा है औसत उत्पाद, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का तरीका। इसका फॉर्मूला होता है AP = TP by L, ठीक है। TP को हम L से डिवाइड करेंगे। TP की जो मात्रा है उसको L यानी कि लेबर की जो हमने जितनी यूनिट्स लगा रहे हैं उससे हम डिवाइड करते जाएंगे। जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय 1 10 ही रहेगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 9 हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 7, 30 डिवाइडेड बाय 5 6 एंड 30 डिवाइडेड बाय 6 5, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका टीपी जो है, अगर हम इन तीनों को देखें तो टीपी जो है हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 10 से 18, फिर 24, फिर 28, लेकिन ये बढ़ने की दर कैसी है, घटती हुई है। इस दर को हम एमपी के माध्यम से देख सकते हैं कि शुरू में 8 यूनिट्स बढ़ी हमारी, उसके बाद 6 यूनिट्स ही बढ़ रही हैं, फिर 4 यूनिट बढ़ रही हैं, फिर 2 यूनिट बढ़ रही है, उसके बाद 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्पादन जो हमारा कुल उत्पादन है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो उसके बढ़ने की जो दर है वो कैसी है, गिरती हुई है। इसका कारण है कि इसमें एक नियम क्रियाशील होता है कि जैसे जैसे हम इनपुट्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो इनपुट्स हैं वो उत्पादन उनमें कुछ ह्रास होने लगता है, डेप्रिसिएशंस होते हैं। जैसे मशीनरीज है, मशीनरी जब नई होती है तो क्या होता है, उसमें उत्पादन ज़्यादा करने की शक्ति होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस मशीन का इस्तेमाल कई बार करते हैं तो क्या होता है, उसमें वेयर एंड टेयर होता है ना, उसमें मरम्मत करानी पड़ती है, तो हमारी जो लागत है वो बढ़ने लगती है और उसके बनिस्बत प्रोडक्शन जो है वो घटने लगता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना होता है, हमें कोई इनोवेटिव आइडियाज़ देखने पड़ते हैं, या हमें प्रोडक्शन फंक्शन अपना चेंज करना पड़ता है, या फिर हमें कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हमारे प्रोडक्शन जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता रहे, ठीक है। या ये जो घटने की दर है इसको हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर पाएँ। ये प्रोडक्शन नेचुरल तरीके से वो इवेंचुअली गिरेगा ही, धीरे धीरे वो जैसे जैसे हम इनपुट्स बढ़ाएंगे आउटपुट धीरे धीरे हमें कम प्राप्त होगा, ये सत्य है। लेकिन इस सिचुएशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। पोस्टपोन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को चेंज करके, या फिर जो हमारे श्रमिक हैं उनको अगर हम किसी तरह की कोई ट्रेनिंग दें जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम प्रोडक्शन को, या जो प्रोड्यूसर है वो अपने ये उत्पादन के जो घटने की दर है इसको बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि उत्पादन जो है वो 3 तरीके का उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन, ठीक है। तो कुल उत्पादन का मतलब है कि एक निश्चित समय अवधि में जितने भी इनपुट्स हम लगा रहे हैं उनके द्वारा हमें कुल कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है, वो हो गया आपका टीपी या फिर कुल उत्पादन। मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पादन क्या होता है, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन की दर आती है, यानी कि लेबर की या जो हमारे परिवर्तनशील साधन है उसकी हर अगली इकाई का इस्तेमाल करके हमारे टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे 18 पहले फर्स्ट यूनिट
एक लेबर लगा रहे थे तो हमको 10 यूनिट के बराबर प्रोडक्शन हो रहा था, 2 यूनिट हुई तो 18, तो ये 8 यूनिट का जो प्रोडक्शन हमारा चेंज हुआ है इसी को हम सीमांत उत्पादन कहेंगे। और फिर बाद में 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो 6, तो ये जो आपको 8, 6, 4, 2 ये आपका सीमांत उत्पादन है। अब अगर हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें या औसत उत्पादन की बात करें तो ये उत्पादन की प्रति यूनिट दर को बताता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कुल उत्पादन की दर है उसको हम जो परिवर्तनशील साधन है हमारे, यानी कि लेबर, यहाँ पे लेबर परिवर्तनशील है, उसको हम डिवाइड करेंगे TP डिवाइडेड बाय L, तो आपका औसत उत्पादन की दर निकल कर आएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ AP जो है औसत उत्पादन है वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रहा है, 10 से 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और 5, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम हो रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट तो कम होते होते एक बिंदु पे ज़ीरो आ गया। तो जब ये ज़ीरो होता है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है एक प्रोड्यूसर के लिए कि वो ये ध्यान दे कि उसको ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका जो उत्पादन है वो नेगेटिव होने ना पाए, है ना। उत्पादन के तीनों कॉन्सेप्ट यानी कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को जानने के बाद हम उत्पादन फलन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, ये क्या होता है। उत्पादन फलन बेसिकली इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में क्रियात्मक संबंध या फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। किस किस के बीच में, इनपुट्स और आउटपुट्स, इनपुट और आउटपुट के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप को ये बताता है। जब उत्पादन करते हैं तो मान लीजिए वस्तु X का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो वस्तु X का उत्पादन इज अ फंक्शन ऑफ A, B, C, D। ये सब क्या है आपके, A, B, C, D ये सब आपके इनपुट्स हैं, ठीक है। जब आप उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के क्रम में एक उत्पादक या प्रोड्यूसर्स को बहुत सारे उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, या इनपुट्स जिसे हम बोल सकते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। और इन इनपुट्स का इस्तेमाल करके वस्तु X या किसी भी वस्तु का वो उत्पादन करता है। तो उत्पादन में और जो आदान हैं, जो इनपुट्स हैं या उत्पत्ति के जो साधन हैं, उनके बीच के जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे ही हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो उत्पादन फलन है इसका ये एक तरीके की ना इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका संबंध कीमतों से नहीं होता है, ठीक है। यानी कि प्राइस से कोई लेना देना नहीं है कि वस्तु X का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी, या इस वस्तु के उत्पादन में जिन भी इनपुट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन भी उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमत क्या होगी, उनका प्राइस क्या होगा। ये प्राइस से उत्पादन फलन का कोई लेना देना नहीं होता है। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, एक अभियांत्रिक धारणा है, यानी कि इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है जो केवल भौतिक मात्रात्मक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। क्लियर है। तो इस उत्पादन फलन को और आगे बढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हमें इसकी मान्यताओं के बारे में जानना होगा कि ये किन चीज़ों पर बेस्ड है, इसके अजम्पशंस क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी मान्यताएं या assumptions। तो उत्पादन फलन की मान्यताओं की बात अगर हम करें तो सबसे पहले इसकी मान्यता यह है कि ये एक निश्चित समयावधि है ना, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम से इसका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो सबसे पहली मान्यता हुई आपकी निश्चित समयावधि।
एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से उत्पादन फलन का संबंध होता है। यदि समय में परिवर्तन होगा तो उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाएगा, एक अलग उत्पादन फलन या अगला प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा। दूसरी मान्यता है कि जब भी उत्पादन होता है तो उत्पादन के क्रम में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी फिक्स्ड और वेरिएबल। तो इन फिक्स्ड और वेरिएबल रिसोर्सेस के मिलने से ही उत्पादन संभव हो पाता है। तो दूसरी इसकी मान्यता क्या हुई कि उत्पादन के क्रम में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन से मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कोई भी उद्यम स्टार्ट करते हैं या एंटरप्राइज या कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्डिंग क्या है, आपका स्थिर साधन है। या मशीनरी जो आप लगाते हैं, उसमें जो उपकरण लगाते हैं, वो आपके किस तरीके का साधन हुआ, स्थिर हुआ। परिवर्तनशील साधन हुआ जो आप कच्चा माल उसमें या रॉ मटेरियल जो लगा रहे हैं, है ना, जैसे कि श्रमिक हो सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर आप चीनी का उत्पादन कर रहे हैं तो जो गन्ना है वो उसमें रॉ मटेरियल का काम करेगा, उसकी मात्रा में परिवर्तन आता है। तो दूसरी इसकी मान्यता क्या हुई कि उत्पादन के क्रम में कुछ साधन जो हैं हमारे वो कैसे होते हैं, स्थिर, और कुछ साधन हमारे परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा, कुछ साधनों का स्थिर होना और कुछ साधनों का परिवर्तनशील होना ये केवल अल्पकाल में ही हो पाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ही ऐसा होता है कि कुछ साधन से स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन यदि हम दीर्घकाल की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो इसमें सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। तो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील। स्थिर और परिवर्तनशील साधन कब हो रहा है, ये सिचुएशन कब है, अल्पकाल में, ठीक है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर हैं और कुछ परिवर्तनशील। लेकिन दीर्घकाल की अगर हम बात करें, दीर्घकाल मतलब 5 साल 10 साल, तो ये इतना लंबा पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इस दौरान हम साधनों को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा प्लांट हमने एक छोटे से एक रूम से शुरू किया था, तो हो सकता है कि 5 साल बाद हम एक और रूम बना सकें, है ना। तो हमारी जो लैंड है वो भी परिवर्तित हो जाती है। हमने जो मशीनरीज खरीदी थी, मशीनरी की संख्या भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो अल्पकाल में ही कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में सभी साधन जो है वो कैसे हो जाते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तकनीकी परिवर्तन ना होना। एक प्रोडक्शन फंक्शन में एक तरह की टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यदि टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका रेशियो बदल जाएगा, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नई मशीनरी आ जाएगी, तो नेचुरली आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जिस पर उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड होता है। अब इसमें कुछ इसकी विशेषताओं को यदि हम इसमें शामिल कर दें, कुछ खास और बातें इसमें, तो पहली एक बात है कि ये जो उत्पादन फलन है ये भौतिक मात्रात्मक संबंध को ही दर्शाता है। भौतिक मात्रात्मक संबंध किसके बीच, आउटपुट और इनपुट के बीच, कि कितनी संख्या में हम इनपुट्स को लगा रहे हैं और उनके द्वारा कितनी मात्रा में हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, उसके बीच के मात्रात्मक या परिमाणात्मक रिलेशनशिप को ये उत्पादन फलन बताता है। इसका संबंध कीमतों से नहीं होता। एक और इसकी विशेषता क्या है, कीमतों से
कोई संबंध ना होना। जैसे कीमतों की बात करें तो आउटपुट की, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कीमत बाजार में क्या होगी, या जो इनपुट्स हम लगा रहे हैं उस उत्पादन को बनाने में जो आदानों का या इनपुट्स का हम इस्तेमाल करें उनकी बाजार लागत क्या है, इसके बारे में प्रोडक्शन फंक्शन कोई चर्चा नहीं करता। इसके अलावा हमने अल्पकाल और दीर्घकाल की अगर बात की है तो इसके साथ एक चीज़ हम आपको साथ ही साथ हम उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अल्पकाल में चूंकि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, ये इतना शॉर्ट पीरियड होता है कि हम सभी संसाधनों को जितनी इच्छा है उतना बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ साधनों को हमें मजबूरीवश स्थिर या फिक्स्ड रखना होता है और कुछ ही संसाधनों को हम वेरिएबल या परिवर्तनशील रख पाते हैं। तो इस तरह का जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसे मतलब उत्पादन फलन दो तरह का हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन आपका दो तरीके का हो जाएगा। पहला है अल्पकाल, अल्पकाल उत्पादन फलन, और दूसरा हो जाएगा आपका दीर्घकाल, दीर्घकाल या दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक, अल्पकाल शॉर्ट टर्म में आपके कुछ साधन जो हैं वो कैसे हैं, फिक्स्ड हैं यानी स्थिर हैं, और कुछ साधन कैसे हैं, परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल है। ठीक है, इस दो तरह के संसाधन हैं हमारे पास। लेकिन दीर्घकाल में सभी संसाधन कैसे होते हैं, वेरिएबल या परिवर्तनशील। ठीक है, अल्पकाल उत्पादन फलन को हम किस अन्य नाम से पुकारते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक, और दीर्घकाल उत्पादन फलन को हम किस नाम से पुकारते हैं, पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल, यानी कि रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल। क्योंकि इसमें कुछ साधन जो हैं दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, तो जब सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो क्या होता है, उत्पादन फलन का पैमाना बदल जाता है, उसका स्केल बदल जाता है। ठीक है, लेकिन अल्पकाल में कुछ साधन फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल है, इसलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने उत्पादन क्या होता है इसके बारे में जाना। उत्पादन का तात्पर्य है किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर देना। उत्पादन के तीन कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जाना, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि उत्पादन फलन क्या होता है या प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्शन फंक्शंस आपके दो टाइप के हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो इन दोनों उत्पादन फलनों के बारे में या प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।